आज के इस लेक्चर को टीएससी जेईई नीट के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने नए कंसेप्ट का और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छी बात है कि हमने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टरों को ख़त्म कर दिया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं IOC। हमारा जो पीरियोडिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर रह गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सीरियल वाइज में चलता रहेगा और वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पीरियोडिक टेबल और आयोनिक जो भी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो स्टार्टिंग के तौर पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो डाटा है वो काफ़ी कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है। तो इस थ्योरेटिकल डाटा को अगर हम वाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मुझे लिखने पड़ेंगे और या फिर आपको समझने में भी दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए इन जो क्लासेस है, जो इनऑर्गेनिक की एटमॉस जो पहला लेक्चर है, मतलब जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब पहले ही लेक्चर में शायद एक दो तीन हम जो थ्योरेटिकल लेक्चर है उसको हम इस पे करेंगे अपने इस टैब फॉर्म पर। बाकी जो भी थ्योरेटिकल मतलब जिसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल एनवायरनमेंट नहीं हो रहा है, एनरोल नहीं हो रही है, उस पॉइंट पर हम वाइट बोर्ड पर जाके देखेंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग जेईई मेंस में 7 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से आते हैं। जिसके फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका सिलेबस पूरा हो गया है। फिजिकल केमिस्ट्री में खाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गई है, जो कि मैं कंफर्मेशन देता हूँ कि इस वीक तक आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री उड़ा दूंगा चटनी की तरह, ख़त्म हो जाएगा इस बार, कोई टेंशन लेना ही नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। लेक्चर तो आपके अब लेक्चर की संख्या कम हो जाएगी। अभी आपके 5-5 लेक्चर आ रहे थे, अब कल से आपके परसों से केवल 2 लेक्चर आएंगे, एक 12th फिजिक्स का और एक 11th फिजिक्स का, और एक लेक्चर आएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बस 3 ही लेक्चर आएंगे, बाकी लेक्चरों से छुट्टी। और जो लेक्चर नहीं आ रहे हैं उस टाइम में हम लॉन्च करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रभु का नाम लेके अपने पीरियोडिक टेबल और IOC के लेक्चर 1 की यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। हमारा IOC का जो शेड्यूल होगा वो 2 पार्ट में चलेगा। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। फिर इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे लगभग 6-7 अगस्त के बाद, और तब से लेकर करीबन आपके अक्टूबर तक आपका ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फिनिश हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश होगा, बाकी के जो 2 से 3 चैप्टर, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं। आपको सोल्ट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, आपको P ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा और आपको D एंड F ब्लॉक, ये 3 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे। वो 3 चैप्टर जो हैं आपके, वो हम कब लेंगे आपके, वो हम लेंगे अक्टूबर के बाद। और फिजिक्स तो 17 सितंबर को ही ख़त्म होगी, अगर एक बार बोल दिया तो मतलब बोल दिया। चलिए, पीरियोडिक टेबल है क्या? द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज सच अ वे दैट द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। टेबुलर फॉर्म किसे बोलते हैं? आयताकार रूप, जैसे ये दिखा रहा है। तो सभी एलिमेंट्स को उनके गुण के आधार पर, उनके एटॉमिक वेट के आधार पर एक टेबल में सजाना क्या कहलाता है? हमारा पीरियोडिक टेबल कहलाता है। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले लैवोजिए आए और उन्होंने हमें कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। लैवोजिए ने हमें क्या बताया? लैवोजिए ने हमें बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। ये मेटल है, लूज़ करना मतलब पैसा देना, तो ये क्या कर दे रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसका मतलब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पीछे भागते हैं। इसका मतलब जो अधातुएँ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करने की प्रॉपर्टीज़ अपनाती हैं। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। इसका मतलब M जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर M एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो M के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और M अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो M के ऊपर एक माइनस चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गई। थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि ये जो डाटा था ये इनसफिशिएंट था। नोबल गैस को नहीं समझा सकते आप भारी एलिमेंट्स को नहीं समझा सकते, जिसके कारण ये क्या हो गया? थ्योरी फेल हो गई। दूसरा, जो मेटालॉइड्स थे, जो उपधातु थे, जो कि धातु भी है और अधातु भी है, तो उनके आने से क्या हुआ? ये थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो गई।
दूसरा है आपका प्राउड्स हाइपोथेसिस। तो प्राउड्स ने हमें क्या बताया कि आप एक तरफ से हाइड्रोजन डालो और दूसरी तरफ से एटम निकालो, हाइड्रोजन डालो और एटम निकालो। इसका मतलब जैसे आपको नाइट्रोजन बनानी है तो नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको 10 हाइड्रोजन का यूज़ करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन, जो भी एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एटॉमिक वेट का एलिमेंट क्या होता है, n मल्टीप्लाई में एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, मतलब पूर्ण संख्या ही आएगी। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे आपको नाइट्रोजन बनानी है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 10 होता है। इसका मतलब n मल्टीप्लाई में वेट ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब आपको 10 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लेने पड़ेंगे। लेकिन कोई सेंस ही नहीं होता, आप हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं, आप हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं। इसी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। और दूसरा क्या कारण है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। क्या ये पूर्ण नंबर है, क्या ये पूरा नेचुरल नंबर है? 36 37 होता है नेचुरल नंबर, ये तो पॉइंटों में आ गया, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। पॉइंट में आने का मतलब आधा हाइड्रोजन और 35 हाइड्रोजन। क्या आधा हाइड्रोजन आप ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो इसी वजह से जो प्राउड्स है उनकी जो थ्योरी थी वो यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। प्राउड्स की थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई हमारी, फेल हो गई। अगला है डोबे राइनर का ट्रायड्स। डोबे राइनर ने ट्रायड्स का रूल 1817 में दिया था और उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो भी एलिमेंट्स उस समय उपलब्ध थे उन सभी एलिमेंट्स में 3-3 के पेयर उठाए और उन सभी 3-3 के पेयर उठाने के बाद उनमें से फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक वेट को जोड़कर जब 2 से भाग किया तो उन्हें बीच वाले का क्या मिल गया, एटॉमिक वेट मिल गया। इन्होंने क्या बोला, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कोल्ड ट्रायड। इन्होंने क्या बनाए, इन्होंने 3-3 एलिमेंट के ट्रायड बनाए जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रखते, जो कि रासायनिक गुण उनके सेम थे। और एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट था, जैसे स्ट्रॉन्सियम है तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होता था वो पहले और दूसरे के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर था। इसका मतलब है कि मान लिया मेरे पास क्या है, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कह रहा है कि जो बी का एटॉमिक वेट होगा वो ए प्लस सी के एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा। फिर किसने बताया हमें, डॉबे राइनर ने बताया, ठीक है। लेकिन ये सिद्धांत भी क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे ये x है ये y है तो बीच वाले का वेट क्या होगा, x प्लस वाई बाय 2। ये थ्योरी कब फेल हो गई, ऑल द नॉन्स एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड्स। जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स में ये थ्योरी नहीं लग सकती, ये केवल कुछ तरह ही लग सकती। जितने भी आपके पास एलिमेंट नॉन थे उस समय उन सब पर नहीं लग पाई, ये कुछ ही पर लग पाई, जिसके कारण इस थ्योरी को क्या कर दिया, फेल कर दिया। और जैसे ही डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट की खोज हुई उसके बाद तो ये थ्योरी का नामो निशान ही मिट गया। तो ये रीज़न था डोबे राइनर की थ्योरी का फेल होने का। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से वे कौन कौन से ट्रायड हैं जो डोबे राइनर के ट्रायड्स रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमें जो है यहाँ पे बताना है। सर आपने बताया था कि क्या करो, एटॉमिक वेट लो, अगर इसका एटॉमिक वेट इसका एटॉमिक वेट और 2 से भाग करने पर इसका एटॉमिक वेट आ जाता है तो वो किसको फॉलो करता है, डोबे राइनर के ट्रायड को फॉलो करता है। इसमें तो हम चेक कर सकते हैं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों का हमें एटॉमिक वेट पता है, लेकिन सर हमें स्ट्रॉन्सियम का तो एटॉमिक वेट ही नहीं पता, हमें आयोडीन का तो एटॉमिक वेट ही नहीं पता, हमें ब्रोमीन का तो एटॉमिक वेट ही नहीं पता, हमें सेलेनियम टैलियम का तो एटॉमिक वेट ही नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो इन सभी को याद कर लो, इनमें से कोई आ गया तो ठीक है और इनमें से नहीं आया तो जय राम जी। या तो हम क्या करें, इस QSP को याद करें। QSP बोले तो क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। अगर आपके पास ये ट्रायड्स हैं
इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर, दोनों के एटॉमिक नंबर को माइनस करने पर मुझे एक संख्या मिलती है, इसको मैंने क्या बोला, Z1। इसका एटॉमिक वेट और इसके एटॉमिक वेट को माइनस करने पर मुझे एक संख्या मिलती है, जिसको मैंने क्या बोला, Z2। अगर ये दोनों संख्या एक दूसरे के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब हम क्या बोलते हैं, ये डोबे-रायनर के ट्रायड को क्या करता है, फॉलो करता है। आइए इसमें यूज़ करते हैं। लिथियम है, लिथियम कौन से नंबर पर आता है, 3। पोटेशियम आता है, और ये आता है 11। 11 में सीन गया 8, 19 में से 11 गया, क्या दोनों का जेड बराबर आ गया, इसका मतलब ये डोबे-रायनर के ट्रायड के नियम को फॉलो करता है। इसको चेक करते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। क्या आपको स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर पता है, नहीं, कैसे निकालेंगे फिर, देखिए अब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, क्या पढ़ोगे, वैसे वहाँ पे आपको ज़्यादा पता लग जाएगा, अब यहाँ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले ग्रुप की, चलो ये सब तो समझा के समय बर्बाद होगा मेरा। अभी आप एक काम करना, ये हम क्या करेंगे, अपने जो भी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को खोलने का, ये रही पीरियोडिक टेबल हमारी। तो इस पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, स्ट्रोंशियम यहाँ कहीं आ रहा है, मैग्नीशियम यहाँ आ रहा है, कैल्शियम यहाँ आ रहा है, क्या ये तीनों गैप से बैठे हैं, नहीं, ये एक के बाद एक है और एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इनका एलिमेंट पता करना तो कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले में पता करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, उससे वाले में 8 जोड़ते हैं, उससे वाले में 18 18 32। हाँ 32 32 आएगा, 2 8 18 18 32। देखिए जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, तो कैल्शियम में कैसा पता लगेगा, इसमें कितना जोड़ दो, 8 जोड़ दो, क्या जोड़ दो उसमें, 8। देख लो हाइड्रोजन से यहाँ तक 2 8 8 18 18 इतना ही याद रखो, ठीक है। अभी तो मुझे मैग्नीशियम का पता है कितना होता है, तो कैल्शियम का कैसा मिलेगा, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ, 8 जोड़ दूँ, तो इसका क्या हो जाएगा 20। अब मुझे स्ट्रोंशियम का पता करने के लिए इसके एटॉमिक नंबर में कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, तो कितना आ जाएगा 38। तो आपके इसके एटॉमिक वेट पता लग गए, यस पता लग गए। अब क्या करेंगे, और ये एटॉमिक वेट ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, ये जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है, कैल्शियम का डिफरेंस 8 का, इसका कितना है 38, डिफरेंस, क्या दोनों बराबर आ गए, नहीं, तो इसका मतलब ये डोबे-रायनर के ट्रायड को फॉलो नहीं करेगा। अब इसको चेक करते हैं, फिर से जाएंगे उसी में, ये क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन हमारी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 17, तो नीचे वाले का पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 8 18 32। तो 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 32। अब 32 में फिर कितना जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा ये 50। 35 में 17 गया तो कितना बचा, 53 में से 35 गया तो कितना बचा, क्या दोनों डिफरेंस सेम आ गए, तो इसका मतलब ये डोबे-रायनर के ट्रायड को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डोबे-रायनर के ट्रायड को फॉलो ये कर रहा है। अभी चेक करते हैं सल्फर सेलेनियम और टेरियम का, वैसे सब हमें याद रहना चाहिए कि उससे टीपो वाला हो गया, ये हो गया अपना सल्फर सेलेनियम और टेरियम। सल्फर सेलेनियम इसका कितना वेट होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इसी नीचे वाले कैसे निकलेगा, 18 प्लस कर दो 34, और उसी नीचे वाले में कितना प्लस कर दो 18, तो कितना आ जाएगा 60, डिफरेंस कितने का आ रहा है, हाँ 34 में 18 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है 18 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा यहाँ से डोबे-रायनर के ट्रायड को फॉलो ये भी कर रहा है।
तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कौन डॉबे राइनर के ट्रायड को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फेरम कोबाल्ट निकेल, क्या ये डॉबे राइनर के ट्रायड को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं? वैसे तो आपने बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो इस नियम को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो ये होता है ये डॉबे राइनर के ट्रायड को फॉलो करता है, आप इसे याद रखिए। तो फेरम कोबाल्ट और निकेल डॉबे राइनर के ट्रायड को फॉलो करता है, आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। बाकी आप देखेंगे तो 27, 26 डिफरेंस 1, 28 और 27 डिफरेंस 1, तो ये क्या करेगा, डॉबे राइनर के ट्रायड को फॉलो करेगा। आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखेंगे कि फैकोनी डॉबे राइनर के ट्रायड को फॉलो करता है। चलिए अब बात करते हैं अगले लॉ की, जिसका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या कहता है? इन्होंने बताया कि जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जो 8वां एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट के साथ क्या रखता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी एंड फिर से सा। इसका मतलब ये वाला इससे क्या दिखा रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। उसी तरीके से उन्होंने क्या करा, इन सभी को इन क्रम में जोड़ दिया और लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, देन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम एंड कैल्शियम। लेकिन ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई। द रीज़न इज बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ कहाँ तक वैलिड थी, कैल्शियम तक वैलिड थी, और इसमें नोबल गैस के बारे में बताया ही नहीं गया है। नोबल किसे कहते हैं, हीलियम को, जीनॉन को, नियोन को, क्रिप्टॉन को, आर्गन को। उस समय हीलियम गैस, उस समय नोबल गैस के बारे में पता ही नहीं लगा था, तो उसकी वजह से इन्हें पता भी नहीं होगा, जिसके कारण ये थोड़ी क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो। चलिए आप चेक करिए पहला क्वेश्चन, कौन सा न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं? क्या रुबिडियम 20 के बीच में आता है? नहीं। क्या ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 20 तक आता है? नहीं। क्या गैलियम एटॉमिक नंबर 20 तक आता है? नहीं। लेकिन ये आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल को पहचानना है तो क्या चेक करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 20 से अंदर आना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए किसी का भी। चलिए अगला टेबल है सिलेंडर और हेलिक्स पीरियोडिक टेबल। अगली टेबल है सिलेंड्रिकल और हेलिक्स पीरियोडिकल टेबल। ये फ्रेंच के जियोलॉजिकलिस्ट और माइनरोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर एमिली बैगुअर डे चान कॉर्टोसिस तो ये सिद्धांत दिया था हमें, हेलिक्स की पीरियोडिक टेबल दी थी अलेक्जेंड्रे एमिले बैगुअर दे चान कॉर्टोसिस। तो ये नाम हमें याद रखना पड़ेगा, क्या पता वो पूछेंगे। और ये 1862 में दी थी। ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेलिक्स ड्रॉ करे, ये नहीं बोलते हैं, वर्टिकुलर सिलेंडर ड्रॉ किए 45 डिग्री एंगल पर ऐसे शेप में, और बेस क्या था, सिलेंडर बेस था। और उन्हें कितने पार्ट में जोड़ दिया, 16 पार्ट। और जो एक जैसा व्यवहार रखते थे उनको उसकी परपेंडिकुलर लाइन में जो है रख दिया। टैलुरियम वाज सिचुएटेड एट द सेंटर, प्रमोटिंग वाइज टैलुरिकी और टैलुरिक स्क्रू। देखिए लास्ट पॉइंट छोड़ देना, हमने क्या, इन्होंने क्या किया, ऐसे हेलिक्स बनाए 45 डिग्री पर, और जो एक जैसा व्यवहार दिखा रहे थे उनको एक परपेंडिकुलर लाइन में क्या कर दिया, इन्होंने रख दिया। इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत इसमें नहीं, लेकिन इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इस लो को यहाँ पे भी क्या कर दिया, फेल कर दिया। आइए क्वेश्चन करते हैं, मैचिंग करनी है। मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ट्रायड्स हैड एन एटॉमिक वेट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू। कह रहा है कि ए बी सी, बी का जो वेट है इन दोनों के वेट के एवरेज के बराबर आएगा। ये कौन से नियम में बताया हमें, ये बताया हमें लॉ ऑफ ट्रायड्स। और ये किसने दिया है, ये दिया है हमें डॉबे राइनर ने। अगला है अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। सिलेंड्रिकल टेबल में एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में किसने जमाया है,
ये जमाया है डे चैन कॉटोसिस में, और उसके नियम को क्या दिया गया, हेलिक्स का नियम। अगला है ये सारे गामा पाधानीसा किसने दिया था, न्यूलैंड ने, और उसका नियम क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सिद्धांत है, अगली टेबल है लोथर मेयर्स कर्व। लोथर भाई साहब ने क्या बोला, भाई साहब ने क्या बोला, ये थ्योरी भी किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में जो है इस थ्योरी को बनाया। इन्होंने क्या किया, एक कर्व बनाया एटॉमिक वेट और किसके बीच, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। और इसके अलावा और कौन कौन से कर्व बनाए इन्होंने एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट का कर्व बनाया है, और इन्होंने एटॉमिक वेट और बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बनाया है। ये सब हमें याद करना है। एटॉमिक वेट बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बनाया है, एटॉमिक वेट मेल्टिंग पॉइंट का कर्व बनाया है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व इन्होंने बनाया है। इनका कर्व को याद करने की ट्रिक क्या है, ठंडा ला। क्या ट्रिक है जी, ठंडा ला, ठंडा ला। और ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है ये ठंडा, ठन, ठन का मतलब है टॉप, टॉप मतलब ऊंची वाली पोजीशन। डा का मतलब है डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, सबसे लोएस्ट पॉइंट से ये हो गया। एल का मतलब है लोअर, नीचे वाले। एल का मतलब है लोअर पोजीशन, जैसे ये हो गया लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन। और ए का मतलब है असेंडिंग, ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब ऊपर जाना। आई होप आप समझ में गए होंगे, समझ में गए नहीं होंगे, समझ गए होंगे। तो कैसी ट्रिक है जी, ठंडा ला मतलब टॉप इसे बोलते हैं, लोअर इसको बोलेंगे, असेंडिंग इसको बोलते हैं, और डिसेंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ठंडा, ठंड का मतलब क्या है, टॉप। और टॉप पर कौन से एलिमेंट बैठेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो किस पे बैठते हैं, टॉप पर बैठते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो किस पे बैठते हैं, टॉप पर बैठते हैं। डिसेंडिंग में कौन से बैठेंगे, सेकंड ए ग्रुप के। सेकंड ए ग्रुप में क्या आता है आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और फर्स्ट ए ग्रुप में क्या आता है आपका, अल्कली मेटल, क्षार धातु। लोअर में कौन कौन आएगा, डी ब्लॉक के उपधातु में, डी ब्लॉक की धातु में। और जो असेंडिंग है, बढ़ता क्रम जो है, उसमें क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा, नोबल गैस आएंगे हमारे यहाँ पे, नोबल गैस। तो हमें याद रख। और इनका ग्राफ ऐसा, इनका ग्राफ ऐसे है, ठीक है। टॉप पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप, डिसेंडिंग पोजीशन पर क्या है, सेकंड, लोअर पोजीशन पर क्या है, डी ब्लॉक और मेटलॉइड्स, असेंडिंग पोजीशन पर क्या है, हैलोजन। Elements having similar properties occupying similar position on the curve. On the basis of the curve, Lothar Meyer proposed the physical properties of element are periodic function of their atomic weight and become the base of Mendeleev's periodic table. लॉथर मेयर साहब ने कौन सा कर्व दिया, इस टेबल के हिसाब से उन्होंने बताया कि जो एटॉमिक वेट होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट की, ये एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब एटॉमिक वेट के आवर्त होती है, रिपीट करती रहती है अपनी प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो ये सारा नियम आपको दिया है किसने, लॉथर मेयर ने, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कौन सा इनकरेक्ट है, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड ठीक पोजीशन द कर्व, सही है। हैलोजन ऑक्यूपाइड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग, ठीक है। क्या अल्कली मेटल लोअर, नहीं, टॉप अपना है। चलिए अब यहाँ से आता है आपका मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। चलिए तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में। 1869 में मेंडलीव्स ने हमें दिया था, सन याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो भैया, कुछ भी हो सकता है। तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर आपका रो और यहाँ पर आपका कॉलम, इसको बोलते हैं रो। रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कॉलम किसको बोला है आपने, इन सबको हमने बोला है कॉलम, और इसको बोला है सीरीज। सीरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये हमारे कॉलम है। कॉलम में आएगा फर्स्ट ए, सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड,
6 7 8 ये 7 तो ऐसे लिखते ठीक और हम जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एक ग्रुप होगा यहाँ पे जीरो ग्रुप, जिसमें आएगा आपका नोबल गैसेस। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो दो में बटा हुआ है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ठीक है, तो ये हमारे ये सब किस में बटे हुए हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, और एक इसमें बटा हुआ है ए बी सी में जो है ये बटे हुए। अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप में क्या आता है हमारा, फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन सी होती है वो, है ली ना हैली नाने की रब से फरियाद। तो ये सब ऊपर वाली पोजीशन में जो है आते हैं। अब दूसरा होगा हमारा फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में क्या आता है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए अपनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए अपनी, खोल लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए अपनी। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी मेरी, अरे मोटा लो, चलिए तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख देख के बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, बनाइए अपने आप से बनाइए। फर्स्ट बी में क्या आता है, फर्स्ट बी में आता है ये, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, कॉपर ए जी ए यू एच। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, कौन से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, चौथे नंबर से। लेकिन चौथे में एक तो 4 4 है और एक क्या है 4 5 है, तो ये कहाँ पर आएगा 4 5 में आएगा। कहाँ आएगा ये 4 5। उसके बाद यहाँ क्या आएगा ए जी, यहाँ क्या आएगा ए, कॉपर ए जी ए, ठीक है, क्यों आज आऊँ, ठीक है। चलिए अब हम किसका बनाते हैं, सेकंड डे का। किसका बनाते हैं, सेकंड डे में क्या आएगा, ये आएगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम और रेडोन। तो अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम और रेडोन। अब किसकी बात करेंगे, सेकंड बी की। सेकंड बी किधर आएगा, इधर आएगा। क्या आ रहा है, जिंक कैडमियम मरकरी, और ये नीचे वाले हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ रहा है, जिंक कैडमियम और मरकरी। तो ये किसके बाद आ रहा है, कॉपर के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, ये कॉपर के बाद। तो इसका मतलब कॉपर यहाँ है, तो ये कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा। कहाँ आएगा हमारा, ये इधर आएगा। तो यहाँ पे जिंक आ गया, यहाँ कैडमियम आ गया और यहाँ पे मरकरी आ गया। अब बात करते हैं अगले की। अगला आपका क्या है, थर्ड ए। थर्ड ए में क्या आएगा, ये आएगा बेरिलियम बैगन बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम आएगा। तो उनको लिखते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम। देखिए बेरिलियम एल्यूमिनियम तो किसके बाद आ रहे हैं आपके, बेरिलियम और लिथियम सोडियम के बाद आ रहे हैं। लेकिन जो गैलियम है ये किसके बाद आ रहा है, जिंक के बाद। इसका मतलब ये किसके साथ में रखा जाएगा, जिंक के साथ में रखा जाएगा। तो जिंक किधर है, इधर है। तो ये इसी वाली लाइन में क्या लिखा जाएगा हमारा, गैलियम लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, गैलियम आ गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इंडियम। यहाँ क्या आ जाएगा, थैलियम। इसी तरीके से आप सारा भर लेंगे। कहे शिव जी सुने पार्वती, टी जरा हाँफ रही, नीरज पंकज आशीष सब भाई, वाह नबूब वाह नवाब था, उससे टी पो, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, फिर कल बाहर आई आंटी,
मन तेरा रे फिर रूठे ओसामा, क्यों राधा इतराई, निकल नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और यहाँ क्या आएगा हमारा नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? हीना, नेहा और करीना के एक्सरे हैं रंगीन। तो आई होप आपको ये पूरा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा और मेरे हिसाब से आपने इसे भरना भी सीख लिया होगा। आपका टास्क क्या है? ये फ्री छोड़ दिया गया है, इसको क्या करना है, अपना टैब वैब जिसमें भी है खोल लेने का, जो भी है आपका टैब पैब उसमें क्या कर लेना है, कैसे खोल लेने का। और उसे खोलने के बाद अब क्या करना है, इसको जो है अपने हाथों से जो है इसमें भरना है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन कहाँ आता है और कौन कहाँ नहीं आता है। तो आई होप आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा और हम अपना आज का क्लास यहीं रखते हैं। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में और बताना ना भूलें कि ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं कल, तब तक डेटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, खाते रहिए।